आम आदमी के लिए क्या है, देश में नौकरियां बढ़ें इसके लिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़त के लिए सरकार ने एक बार फिर अपनी जेब खोली है, उसका लाभ कब तक मिलना शुरू हो जाएगा, तमाम मुद्दे हैं। नमिता थापर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की चीफ हैं। आप शार्क टैंक जो बड़ा मशहूर हमारा टीवी प्रोग्राम है उसमें आप उनको देखते हैं। नमिता जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। तो आज के बजट से आपको ऐसा लगता है कि आपको निवेश करने में और सहायता मिलेगी, आपको लगेगा कि मैं अब निवेश करना चाहूंगी? तो बजट ओवरऑल तो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि जैसे हमने देखा 3 या 4 पॉइंट्स जो मुझे बहुत पसंद आए, तो मैं एक तो फार्मा के ओर से बताऊंगी, एक स्टार्टअप और एक जनरल। तो फार्मास्यूटिकल में ये जो मेंटल हेल्थ का उन्होंने टेलीमेडिसिन और ओवरऑल डिजिटाइजेशन के जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है, क्योंकि मेंटल हेल्थ आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है इस कंट्री के लिए। स्टार्टअप्स में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उन्होंने आई थिंक कोई 75,000 कंप्लायंसेस स्क्रैप किए हैं, वो बहुत ही अच्छी न्यूज है। एंड आई थिंक ओवरऑल जो 35% कैपेक्स का एक्सपेंशन किया है फॉर अ बूस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज है। तो ओवरऑल अ गुड बजट, और इन दीज कोविड टाइम्स ऐसे पॉजिटिव बजट से सेंटिमेंट ओवरऑल भी अच्छे होते हैं। तो आपको लगता है, जैसे आपने स्टार्टअप्स की बात की, कि ये एनकरेज कर सकता है और एंटरप्रेन्योर्स को आगे आने के लिए? डेफिनेटली। अभी आप अगर देखेंगे तो लास्ट ईयर अलोन मेरे ख्याल से 43 यूनिकॉर्न्स बने हैं इंडिया में इन द मिडिल ऑफ अ पैंडेमिक, और अगर आप टोटल देखेंगे तो 90+ यूनिकॉर्न्स है इस कंट्री में। एंड जनवरी 2022 तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा गया, बिकॉज 4.6 बिलियन फंडिंग मिला है। पर आई थिंक अगर और हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये एरिया में ज्यादा अगर फोकस करेंगे, ज्यादा कंप्लायंसेस को दूर करेंगे, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे, स्पेशली डिजिटाइजेशन में ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे डिजिटल इनिशिएटिव्स डाले हैं एजुकेशन फिनटेक सेक्टर्स में, वो पढ़ के अच्छा लगा। पर आई थिंक स्टार्टअप्स एक ऐसा एरिया है जहां जितना भी आप करो कम ही लगेगा, बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता है। अरे कंप्लायंसेस की आपने बात की, अभी पीछे बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। एलन मस्क से किसी ने पूछ लिया कि आप भारत में क्यों नहीं आते, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ दिक्कत हो रही है वहां पर अपना सेटअप लगाने में। आपको लगता है अभी भी कुछ ऐसे जाल हैं जो हटाने बाकी हैं? एलन मस्क की तो मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना। लेकिन हमारे देश की जब हम बात करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि 1 साल 2 साल 3 साल पहले के कंपैरिजन में हम कहाँ हैं। और डेफिनेटली हम आगे बढ़े हैं, डेफिनेटली हमने प्रोग्रेस किया है। तो उस हिसाब से हमने काफी सारे चेंजेस लाए हैं कंट्री में। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, क्या हम और कर सकते हैं? डेफिनेटली। और कंप्लायंसेस मतलब आज भी अगर स्टार्टअप को कैपिटल रेज करना हो, फंड रेज करना हो, तो जितना पेपर वर्क करना पड़ता है, मैंने अभी शार्क टैंक पे 25 डील्स किए हैं और 3 महीने से लगी हूँ सब पेपर वर्क्स में, मेरी टीम लगी हुई है। तो अगर ये पेपर वर्क को हम और आसान कर सके, कंप्लायंसेस को और आसान कर सके, तो डेफिनेटली स्टार्टअप्स को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तौर पे बहुत बढ़ावा मिलेगा। अच्छा ठीक, तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि क्या देश में व्यवसाय करना और आसान हुआ है? जो सरकार दावा करती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत का स्थान हर साल जो है वो बेहतर होता जा रहा है। नमिता जी एक बात और आपसे हम पूछना चाहते हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले ये बहस हो रही थी कि भाई इसमें सरकार तो बहुत पैसा खर्च कर रही है, कई लाख करोड़ जो है वो अपने पब्लिक स्पेंडिंग में लगाएगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर निकल करके क्यों नहीं आ रहा? जैसे आप हैं, आपने बताया आप प्रोग्राम के जरिए ही सही, लेकिन आप लोगों में आप इन्वेस्ट कर रही हैं, आप आइडियाज में इन्वेस्ट कर रही हैं, तो ये प्राइवेट इंडस्ट्री क्यों नहीं आ पा रही खुल करके बाहर? नहीं, ये बात मुझे नहीं लगता है सही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल सेक्टर को, मैं अभी मेरे ऑफिस में बैठी हूं, एक दिन हमने लॉकडाउन के दिनों में भी हम घर पे नहीं बैठे हैं। पूरी फार्मा इंडस्ट्री लास्ट मार्च से ऑफिस में आ रही है, सब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स काम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग ने तो इतने जोरों की मेहनत की है कि हमें शॉर्टेज नाम की चीज पता ही नहीं चली इस कंट्री में। एसेंशियल मेडिसिन जो थी, हमने कैसे हमने मैन्युफैक्चर किए वो हमें पता है, लोगों को खींच खींच के हम फैक्ट्रीज में लाए हैं। तो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है, बोथ इन द पैंडेमिक एज वेल एज भारत की प्रगति में। और जैसे कि मैंने आपको फार्मा का एक्सपीरियंस दिया ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया है।
देश की प्रगति के लिए। लेकिन जो बहुत ही अच्छा होगा और जिसकी और जरूरत है वो है ज्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो अगर हम हेल्थ केयर में देखें, अगर हम हमारा डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो देखें, हॉस्पिटल बेड्स टू पेशेंट रेशियो देखें, नंबर ऑफ फार्मेसी ग्रेजुएट्स देखें, परसेंट ऑफ हेल्थ केयर स्पेंड एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी वर्सेस डेवलप्ड कंट्रीज देखें, बहुत सारे नंबर्स है जहां हमें आगे बढ़ना है, उन नंबर्स को इंप्रूव करना है। तो इन सब एरियाज में अगर और प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप होगी तो डेफिनेटली देश की उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा होगा। नमिता जी, क्योंकि आप हम कह सकते हैं कि जनरेशन नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि आप हैं, और आप लोग लगातार हम देख रहे हैं कि जनरेशन नेक्स्ट को किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। पहली चीज है कि इस बजट में कुछ चीजें देखने को मिली, वो भी जनरेशन नेक्स्ट है, फ्यूचरिस्टिक है, चाहे वो डिजिटल करेंसी हो, चाहे वो हम देख रहे हैं कि ई पासपोर्ट आ रहा है, या 5G को हम रोल आउट करने की बात करें क्योंकि अब स्पेक्ट्रम बिकेगा। आप इसको किस तरह से देखते हैं फॉर द अपकमिंग जनरेशन एंड प्लस बिजनेस? अभी देखिए कोविड में और इन जनरल ये जो नई जनरेशन है, इट्स अ डिजिटल और टेक्नोलॉजी savvy जनरेशन, राइट? तो काफी सारे सेक्टर्स में, जैसे कि मैंने बताया, फाइनेंस हो, एजुकेशन हो, इवन हेल्थ केयर में बहुत सारे डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिजिटाइजेशन इज द ओनली वे हम स्केल कर पाएंगे, राइट? जब हम स्केल की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी ही हमें स्केल करने में मदद करती है। अब मैं फार्मास्यूटिकल एरिया की बात करूंगी। हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जो जानते भी नहीं है उनको अनीमिया है या हाइपरटेंशन है, डायग्नोसिस नहीं होता है सही वक्त पर। अगर हमने इस एरिया में डिजिटाइजेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया, उन स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जो इस अवेयरनेस, इस टेस्टिंग और डायग्नोसिस में मदद करते हैं, तो आप सोचिए कि हेल्थ केयर का कंडीशन कितना बेहतर होगा और इस एरिया में कितना सुधार ला पाएंगे हम। मैम, रूरल्स में जा सकते हैं, जिस तरह का आप जिक्र कर रही हैं कि टेलीमेडिसिन की जो बात हो रही है, क्योंकि रूरल्स में सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे पहुंचेगा। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी सामने जो आई है बजट में चीजें, और साथ ही साथ जो स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि आप भी कंपनी चला रहे हैं स्टार्टअप की, ये किस तरह से आप गांव, रूरल एरियाज और रिमोट एरियाज में बेनिफिट पहुंचा सकते हैं? बहुत सारे एरियाज है, जैसे कि मैं एक स्टार्टअप की बात करूंगी, स्पंदन, जो एक पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस है। अभी नॉर्मल ईसीजी डिवाइस अगर आप देखेंगे तो इतने महंगे होते हैं, राइट? लेकिन ये एक छोटा सा पोर्टेबल होम डायग्नोसिस ईसीजी डिवाइस है फॉर बेसिक हार्ट एलिमेंट्स। अगर ये छोटा सा डिवाइस हमने रूरल एरियाज में लोगों के घरों तक अफोर्डेबल प्राइस में पहुंचाया, तो आप सोच सकते हैं कि हाइपरटेंशन, जो इंडिया में कहलाता है साइलेंट किलर, जो बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनको ये साइलेंट हार्ट एलिमेंट्स है, उसमें कितनी सारी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। दूसरी कंपनी जिसमें मैंने इन्वेस्ट की जो है रीनल प्रोजेक्ट, जहां डायलिसिस वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अफोर्डेबल प्राइसेस इन टियर 2 टियर 3। आप सोचिए रूरल एरिया में इसका कितना फायदा होगा। विमेन्स हेल्थ को लेकर इस कंट्री में अभी भी इतने टैबूज है, लोग हिचकिचाते हैं इसके बारे में बात करना। तो ये जो मेंस्ट्रुपीडिया है, जिनके कॉमिक बुक से हम पीरियड्स के बारे में लड़कियों को एजुकेट कर सकते हैं। आप सोचिए अगर ये टेक्नोलॉजी, अभी तो वो बुक है, वो लोग इसका टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं, अगर ये डिजिटल मीडियम में हम घरों घरों तक पहुंचा सकेंगे तो कितनी सारी ऐसी गलत फहमियां या चीजें जिसमें लड़कियां हिचकिचाती हैं, ये सब टैबूज, ये सब स्टिग्मास हम ब्रेक कर पाएंगे। तो आई थिंक बहुत ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और शार्क टैंक और इन जनरल जैसे कि आपने कहा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स ने इन्हें बहुत बढ़ावा देना चाहिए। प्रदीप मुल्तानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब चेयरमैन मुल्तानी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। मुल्तानी साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। आज की बहस में सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर यह आया है कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, क्या वो अभी भी हिचकिचा रहा है एक्सपैंड करने में, जॉब क्रिएशन में? अब एनवायरनमेंट जो है, क्या अब आपको थोड़ा और फ्रेंडली लगता है? देखिए, क्योंकि मैं भी फार्मा सेक्टर से आता हूं, जहां से नमिता जी आती हैं, तो हमारे फार्मा सेक्टर में तो ये 2 साल जो पैंडेमिक भी रहे थे, तो उसमें भी जाके, क्योंकि मैं आयुर्वेद यूनानी सेक्टर से आता हूं, तो हमारे सेक्टर में तो बहुत ज्यादा इस समय बूम ही था। अब खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई देश में बीमारी हो और कोविड वगैरह हो। लेकिन जो भी है,
इस समय जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वगैरह जो नहीं आ रही, वो जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट करी है, वो तो एक्सपेंड करे हैं। जो परेशानी हुई है वो एमएसएमईज को हुई है, क्योंकि एमएसएमई जो हैं, जो सेक्टर बड़े हैं, हेल्थ सेक्टर बूम करा है, लेकिन जो बाकी सेक्टर्स हैं उनमें जाके हमारे जो एमएसएमई के जो हमारे कोलीग्स हैं उनको बहुत तकलीफें हुई हैं, क्योंकि उनको फाइनेंस की कष्ट था, उनकी मार्केट में डिमांड का कष्ट था, फिर जाके जो लॉकडाउन हुए उसमें उनको बड़ी दिक्कतें आई। तो इस टाइप की परेशानियां उनको बहुत ही ज्यादा ये पिछले 2 साल में उनको सहना पड़ा। तो आपको लग रहा है कि वो वक्त अब गुजर चुका है, टाइड ओवर कर चुके हैं हम उन परेशानियों से? आपने बिल्कुल ठीक कहा, सब जॉब जनरेशन का सबसे बड़ा सेक्टर एमएसएमई ही है, अब उसको खड़ा करने का वक्त है। अब ये मेरी समझ से तो जो वो कहते हैं जो बुरे दिन थे, लेकिन हमारे देश के लिए फिर भी जाके सबसे कम बुरे थे, क्योंकि अगर हम जाके विदेश वगैरह को देखें तो जितनी वहां मौतें हुई हैं, जितना उनका इतना हाई इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है, तो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से जितनी वहां पे डेथ्स हुई हैं, हमारे देश ने बहुत अच्छा उन कंपेरेटिव टू देम हमने उससे बहुत अच्छा करा जी। और अब जो आता है कि जो हमारी फ्यूचर कैसी है, मेरी समझ से जाके जो हमने इतने ज्यादा वैक्सीनेशन अपनी देश की आबादी को लगा ली है कि 75% हमारी आबादी को दोनों वैक्सीनेशन लग चुके हैं और बूस्टर डोज भी लग रहे हैं, तो उसके कारण एक जाके बहुत अच्छा सेंटिमेंट आया है कि जाके भाई अब ये पैंडेमिक भी होता है तो हमें सीवियर बीमारी नहीं होगी। अभी भी हम देख रहे हैं ये ओमिक्रॉन जैसे चल रहा है, इसमें भी जाके पूरी कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। यस, थोड़ा लॉकडाउन वगैरह जरूर हुआ, लेकिन वो कॉन्फिडेंस रहा है कि कोई दिक्कत नहीं आई। और इसके अलावा जाके जो अगर हम ये देखें कि जाके डायरेक्ट टैक्सेस रिकॉर्ड हमारे कलेक्ट हुए हैं, इसमें जनवरी महीने में जो हमारी जीएसटी कलेक्शन हुई है वो बहुत बढ़िया हुई है। ये सब दिखाती है कि जाके इकोनॉमी सही तरीके तरफ चल रही है। तो ये जब पॉजिटिव सिग्नल्स जब आगे जाते हैं तो उससे जाके उठा के नेचुरली एक माहौल अच्छा होता है और हमें पूरी उम्मीद है कि अब जाके नॉर्मलसी के तरफ आगे जो हमारी ग्रोथ है वो और बढ़ेगी। नमिता, एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं, मैंने ये कमेंट पढ़ा और वैसे ये हम लोगों का एक्सपीरियंस भी है कि जितने भी बिजनेस लीडर्स होते हैं हर बजट के बाद बहुत तारीफ करते हैं बजट की और फिर पीछे जाके बुराई करते हैं। ये देखो, मैं तो मुंह पे बोलने वाली किस्म की बिजनेस लीडर हूं, तो अगर मुझे लगता कि इसमें कुछ खामी है या कोई बहुत बड़ी गैप है तो मैं जरूर आपको बताती। बट आई थिंक गिवन द सर्कमस्टेंसेस, मतलब देश जो कठिनाइयों से गुजरा है लास्ट 2 years, हमें अगेन उस कॉन्टेक्स्ट में, उस कंपैरिजन में बजट को देखना चाहिए। एंड आई थिंक इट्स अ गुड बजट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट की तो हमेशा हमें भी, गवर्नमेंट में, सब में देयर इज ऑलवेज स्कोप। बट मैं उनमें से नहीं हूं जो पीठ पीछे जाके बुराइयां करूंगी। अगर मुझे कुछ कहना होता तो मैं अभी नेशनल टेलीविजन पे कह देती। ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।